हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड नोट्स बाय अमित। आज हम पढ़ेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हम देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन, टाइप्स टाइप्स के साथ साथ कॉजेज, उसके साथ हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, कॉम्प्लिकेशंस और उसमें डायग्नोस्टिक इवेलुएशन या फिर इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करते हैं वो, और फिर हम उसके साथ देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। लास्ट में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसका मतलब क्या है। ये 3 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। एक तो हो गया अपना नेफ्रो, दूसरा टिक और तीसरा सिंड्रोम। नेफ्रो का मतलब होता है किडनी, टिक मतलब रिलेटेड होता है, और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, कलेक्टिवली इस वर्ड का मतलब क्या हुआ। नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब क्या कि किडनी से रिलेटेड, मतलब क्या हुआ नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कि ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जो किसकी वजह से कॉज हो रहे हैं, किडनी में कोई डैमेज है उसकी वजह से कॉज हो रहे हैं। तो ये वर्ड का सिंपल मतलब ये होता है। आगे हम डेफिनेशन देखते हैं और डेफिनेशन का मतलब क्या है वो देखते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए किडनी डिसऑर्डर, क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ किडनी characterized by proteinuria, hypoalbuminemia with resulting hyperlipidemia, edema, and various complications due to increased permeability of glomerular membrane। अब इसका मतलब क्या है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है एक किडनी डिसऑर्डर है, या फिर हम बोल सकते हैं क्लिनिकल सिंड्रोम है किडनी का, जिसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले प्रोटीन यूरिया होगा। प्रोटीन यूरिया का मतलब क्या है कि प्रोटीन आएगा यूरिन में। जब यूरिन एक्सक्रीट आउट करेगा कोई पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ, तो प्रोटीन एक्सक्रीट आउट होगा यूरिन के साथ। और उसके बाद क्या है कि हाइपो एल्बुमिनिया, प्रोटीन में भी जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन है एल्बुमिन, उसका मात्रा जो है अमाउंट वो बहुत कम हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, हाइपो एल्बुमिनिया। उसके बाद क्या होगा, हाइपर लिपिडीमिया। ये हाइपर लिपिडीमिया हाइपो एल्बुमिनिया कैसे कैसे होगा, इसको हम पैथोफिजियोलॉजी में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। और वेरियस कॉम्प्लिकेशंस और अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। किसकी वजह से, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता क्या है कि जो परमिएबिलिटी होता है, जो छानने का जो एक एबिलिटी होता है, वो उसका नॉर्मल से इंक्रीज हो जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर जो हमारा ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है, उसका जो छानने का कैपेबिलिटी होता है, परमिएबिलिटी होता है, किसी भी पार्टिकल्स को परमिशन देने का जो कैपेबिलिटी होता है, वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन होंगे वो आपको उसमें देखने को मिलेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेफ्रॉन को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है अपने पिछले वीडियो में, तो आप इंट्रोडक्शन के लिए वो देख सकते हैं। इट इज़ मोर कॉमन इन मेल चाइल्ड, मीन एज ऑफ ऑकरेंस इज 2 to 5 years। मतलब ये 2 से 5 साल के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम या फिर कॉजेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है। कॉजेज में सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी और इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। प्राइमरी या फिर जो इडियोपैथिक वर्ड है, इडियोपैथिक वर्ड का मतलब क्या है कि जो कॉज है वो बिल्कुल मतलब नोन नहीं है, एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चलता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम किस वजह से हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसके बाद कॉन्जेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कॉन्जेनाइटल वर्ड का मतलब है बाय बर्थ, कोई डिसऑर्डर या फिर कोई डिजीज किसी पर्सन को बाय बर्थ है या फिर जेनेटिकली है, तो उसे हम बोलेंगे
कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर। यहाँ पे कॉन्जेनाइटल थर्ड जो टाइप है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, उसमें हम पढ़ेंगे कॉन्जेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब हम देखते हैं प्राइमरी और इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इट अकर्स ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन द किडनी देमसेल्व्स ऑफन विदाउट ए नोन कॉज। मतलब क्या है कि जो प्राइमरी या फिर इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है वो किस वजह से होता है कि ग्लोमेरुलाई में ही, मतलब किडनी के अंदर जो हमारा फिल्टरिंग यूनिट होता है नेफ्रॉन, और उसके अंदर जो एक छन्ना होता है जो हमने डिस्कस किया था पहले, उसको ग्लोमेरुलाई बोलते हैं। उस ग्लोमेरुलाई में ही प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। और जनरली जो इसका कॉज होता है वो मतलब पता नहीं चल पाता है कि किस वजह से वो ग्लोमेरुलाई खराब हुआ है। ये कॉमन होता है बच्चों में। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उसके सब टाइप्स क्या हैं। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे मिनिमल चेंज डिजीज, जिसको शॉर्टकट में हम एमसीडी भी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। मतलब ये जो सब टाइप है मिनिमल चेंज डिजीज, ये जो सबसे मतलब कॉमन कॉज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चों के अंदर। In MCD, kidney looks almost normal under the microscope, but under a more powerful one, some changes in the glomeruli can be seen. इस सब कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि जो किडनी है हमारा, वो अगर हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो नॉर्मल दिखता है, लेकिन जब हम बहुत ही ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखते हैं, तब जाके ग्लोमेरुलाई के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज हमें पता चलता है। इसका मतलब क्या है कि किडनी के अंदर बिल्कुल ही माइनर कोई एबनॉर्मलिटीज होता है, कोई दिक्कत होता है। अब सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे हमें एमसीडी में, मिनिमल चेंज डिजीज में। सडनली स्वेलिंग अराउंड द आईज, मैसिव प्रोटीन्यूरिया। मतलब अचानक से जो आँख है, आँख के चारों तरफ स्वेलिंग दिखने लगेगा। मैसिव प्रोटीन्यूरिया मतलब यूरिन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होने लगेगा। यूरिन जो है, यूरिन में झाग जैसा बनना, वो सिम्टम्स देखने को मिलेगा पेशेंट को। रिस्पॉन्ड वेल टू स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट है हमारा फोकल, नेक्स्ट सब टाइप है फोकल सिगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, जिसको हम शॉर्टकट में FSGS भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्कारिंग हो जाता है किडनी ग्लोमेरुलाई के कुछ पार्ट्स में। मतलब जैसे ग्लोमेरुलाई है अपना, ये अपना ग्लोमेरुलाई है, तो इसके कुछ पार्ट में मान लो इतने पार्ट में स्कारिंग हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो पार्ट डैमेज हो जाएगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, द वॉल ऑफ टाइनी फिल्टर्स due to deposits of immune system proteins. This thickening makes it harder for the kidneys to filter blood properly. मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में क्या होता है कि थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, the wall of tiny filters due to deposit of immune system proteins. This thickening makes it harder for the kidney to filter blood properly. मतलब इसमें होता क्या है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में कि ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है, तो ये हो गया इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो नीचे का जो पार्ट होता है ग्लोमेरुलस का, उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे हम। और वहाँ पे क्या होता है कि जो इम्यून प्रोटीन होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कंडीशन में। तो इससे क्या होता है कि जो ये ग्लोमेरुलस है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, और फिर जो इसका फंक्शन मेन क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, तो वो ब्लड का फिल्टरेशन इसके लिए और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसका मतलब क्या होता है कि
जो कंडीशन आउटसाइड द किडनी दैट डैमेज द किडनी सच एज, उसमें ये सब जो कॉजेज हैं वो हम पढ़ेंगे। प्राइमरी में क्या था कि जो किडनी है उसके अंदर खुद प्रॉब्लम अराइज हो रहा था, लेकिन सेकेंडरी में क्या होगा, कोई बाहरी एलिमेंट, कोई बाहरी कॉज है जो किडनी को डैमेज करेगा या फिर जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज होगा। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहला है अपना डायबिटीज मेलाइटस, उसके बाद है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसस, तीसरा है इन्फेक्शन, कोई मेडिकेशन और एमाइलोइडोसिस। अब हम इन कॉजेज़ को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है, जो सेकेंडरी कॉज है हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, उसमें मोस्ट कॉमन जो कॉज है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है, वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। ये क्या करता है, हमारे किडनी को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी होता है और नेफ्रोपैथी के बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि मल्टीपल ऑर्गन्स को, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है और साथ ही साथ हमारे नेफ्रॉन्स को, किडनी को भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी, HIV या फिर मलेरिया, ये जैसे इन्फेक्शन है, तो इसकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। अगर कोई पेशेंट लंबे टाइम से नसेड्स ले रहा है, कोई एंटीबायोटिक्स ले रहा है, तो वो भी किडनी को डैमेज कर सकता है। एमाइलॉइडोसिस मतलब एबनॉर्मल प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है, किडनी में और अदर ऑर्गन्स में भी हो सकता है। सेकेंडरी कंडीशन में हमें साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। एडिमा होगा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा, उसके बाद पेडल एडिमा, एसाइटिस, प्लूरल इन्फ्यूजन। पेरी ऑर्बिटल एडिमा का क्या मतलब है? पेरी मतलब अराउंड, ऑर्बिटल मतलब हमारा आई होता है। हमने पहले भी देखा था जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर जो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकता है वो है आइज के अराउंड स्वेलिंग, या फिर एडिमा बोलो उसको। पेडल एडिमा मतलब पैर में स्वेलिंग देखने को मिलेगा। एसाइटिस मतलब एब्डोमेन का स्वेलिंग, एब्डोमेन में स्वेलिंग। और प्लूरल इफ्यूजन मतलब जो हमारा प्लूरा होता है, जो हमारा लंग्स होता है, उसके ऊपर एक कवरिंग होता है जिसको प्लूरा बोलते हैं। उस प्लूरा में क्या हो जाएगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। किसकी वजह से? नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से, ठीक है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स हो गया, एडिमा से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स है। पहला आंखों के चारों तरफ, दूसरा पैरों में, तीसरा पेट में, चौथा लंग्स में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रोटीन जो है यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट होगा, जिसकी वजह से यूरिन फ्रोदी फोमी दिखेगा, मतलब झाग दिखेगा यूरिन में। हाइपो एल्बुमिनिया, हाइपो एल्बुमिन हाइपो एल्बुमिनिया में क्या होता है कि एल्बुमिन का एक्सक्रीट आउट होता है। नेक्स्ट है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया कैसे होता है कि जो प्रोटीन एक्सक्रीट आउट होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमारा लिवर जो है वो लिपिड का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लिपिड का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा, कोई भी किडनी डिजीज होता है जनरली, तो उसमें लिपिड का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कंडीशन अराइज होता है हाइपर लिपिडीमिया। उसके बाद वेट गेन होगा, एनोरेक्सिया होगा, फोमी और फ्रोदी यूरिन होगा। प्रोटीन जब आएगा यूरिन में तो यूरिन ऑब्वियस है, झाग मतलब दिखेगा उसमें। नेक्स्ट है फटीग और वीकनेस देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। और क्या क्या दिखेगा? ब्लड प्रेशर पेशेंट का हाई हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, मतलब पेशेंट का जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाएगा, वो और भी ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाएगा, मतलब इन्फेक्शन के लिए वो एक फेवरेट होस्ट बन सकता है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब यही होता है
कि इम्यूनिटी लो होना और इन्फेक्शंस के लिए या फिर जो भी हमारा नुकसान पहुंचाने वाले ऑर्गेनिज्म है उसके लिए वो फेवरेट होस्ट हो सकता है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, इसका मतलब क्या होता है? थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट। ये जो थ्रोम्बो वर्ड है इसका मतलब होता है क्लॉट, और यही क्लॉट जब मूव करते करते हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, लाइक ये है, मान लो आर्टरी है या फिर वेन है, तो यहाँ पे एक क्लॉट बन गया, कोई घाव वगैरह हुआ, कट लग गया, तो उसकी वजह से क्लॉट बना। अब ये क्लॉट क्या होता है, मूव करते करते कहीं जाके ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा, ब्लॉकेज कॉज कर देगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम्स है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड सीरम एल्बुमिन। ऑब्वियस है कि जब एल्बुमिन एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो इसका मात्रा कम मिलेगा हमें। डिक्रीज्ड टोटल सीरम प्रोटीन, प्रोटीन का भी मात्रा हमें कम मिलेगा क्योंकि प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है। एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल, हाइपरलिपिडीमिया की वजह से क्या है, कोलेस्ट्रॉल हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट है एनएसआर का, मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा एडिमा देखने को मिलेगा, मैसिव एडिमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ट्राइग्लिसराइड लेवल इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, ट्राइग्लिसराइड जो है वो भी इंक्रीज मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। और कैल्शियम और स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें जैसे प्रोटीन एक्सक्रीट आउट हो रहा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर, तो कैल्शियम भी एक्सक्रीट आउट होता है, तो कैल्शियम का जो अमाउंट है बॉडी के अंदर वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो जिसकी वजह से बोन रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में क्या काम होता है, हमारा जो किडनी है या फिर उसमें हम सबसे ज़्यादा भी डिस्कस कर रहे हैं ग्लोमेरुलस के बारे में, तो उसका क्या काम होता है। तो नॉर्मल किडनी फिल्टर ब्लड थ्रू कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलाई, मतलब नॉर्मल किडनी क्या काम करता है, ये जो ग्लोमेरुलस है या फिर जिसको हम ग्लोमेरुलाई भी बोलते हैं, इसकी मदद से ब्लड को मतलब फिल्टर करने का काम करता है। ये क्या है, एक तरीके से हमारे बॉडी के अंदर छन्ना है, ठीक है। These glomeruli normally prevent large molecules such as protein from passing into the urine। ये जो ग्लोमेरुलाई है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, ये क्या करते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, कैल्शियम होगा, तो उनको हमारे बॉडी से बाहर जाने से रोकता है, मतलब यूरिन में जाने से रोकता है। लेकिन अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कंडीशन में क्या होता है कि हमारा ग्लोमेरुलाई डैमेज हो जाता है, जिससे क्या होता है कि फ़िल्टरिंग मैकेनिज़्म, मतलब जो छानने का जो काम होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ग्लोमेरुलाई का ख़राब हो जाता है, छानने का जो कैपेसिटी होता है ग्लोमेरुलाई का वो ख़राब हो जाता है। तो उसकी वजह से अब क्या होगा कि प्रोटीन लीक आउट होने लगेगा, प्रोटीन में भी स्पेशली जो एल्बुमिन है वो लीक आउट होने लगेगा, और ये जो कंडीशन एराइज होगा प्रोटीन यूरिया, मतलब यूरिन में प्रोटीन का मात्रा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या होगा, हाइपो एल्बुमिनिया। जब एल्बुमिन का अमाउंट कम हो रहा है तो हाइपो एल्बुमिनिया हमें देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या एराइज होगा, हाइपो एल्बुमिनिया। एल्बुमिन का क्या रोल है यहाँ पे हम वो थोड़ा सा देखेंगे। एल्बुमिन क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है ब्लड वेसल के अंदर। अब ये ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर मतलब क्या करता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड होता है उसको ब्लड वेसल्स में ही बनाए रखता है, एक तरीके से पकड़ के रखता है जो भी फ्लूइड्स होते हैं। अगर ये ऑनकोटिक प्रेशर एल्बुमिन मेंटेन नहीं करेगा तो क्या होगा, जो भी हमारे ब्लड वेसल्स है, ये मान लो हमारा ब्लड वेसल्स है ये, ठीक है, वेन या फिर आर्टरी कुछ भी, तो इस ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड्स होते हैं,
ब्लड होता है और भी फ्लूइड्स होते हैं। तो ये क्या होगा, नियर बाई टिश्यू में एक्सक्रीट आउट होने लगेगा अगर ऑनकोटिक प्रेशर हमारा जो एल्बुमिन है वो मेंटेन करके नहीं रखेगा तो। ठीक है, यही बता रहा है कि इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड जो है वो लीक आउट हो जाएगा अगर सफिशिएंट एल्बुमिन नहीं है तो, और उसकी वजह से क्या होगा, हमें एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया कैसे होता है कि जैसे एल्बुमिन, हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया में क्या हो रहा है कि जैसे ये हमारा ब्लड वेसल्स है, आर्टरी वेन कुछ भी एज्यूम कर लो आप, तो इसके अंदर जो फ्लूइड मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, नियर बाय जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर क्या होता है, छोटा छोटा स्पेस होता है, उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो उसमें क्या लीक आउट करने लगेगा। क्यों लीक आउट कर रहा था, जैसे हमने पहले देखा कि एल्बुमिन कम हो गया, एल्बुमिन कम होने से ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया, तो उसकी वजह से ये फ्लूइड्स लीक आउट हो रहे हैं नियर बाय एरिया में। तो उसकी वजह से हमारा जो है हाइपोवोलीमिया का जो कंडीशन है वो एराइज हो रहा है बॉडी के अंदर। अब इस हाइपोवोलीमिया के कंडीशन को हमारा ब्रेन रूल आउट करता है, उसको पता चलता है हमारे ब्रेन को। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है कि जो हमारा बॉडी के अंदर रेनिन, एंजियोटेंसिन और वॉल्यूम रिसेप्टर है, उसको कमांड देता है कि तुम एल्डोस्टेरोन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को सिक्रीट करो। अब इसका काम क्या है एंटी डाययूरेटिक्स हार्मोन्स का, कि ये जो बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है, मतलब फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस है, उस पे काम करता है। तो ये क्या करेगा, एंटी डाययूरेटिक्स हार्मोन, जो हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल्स होता है, ये होता है हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स हो गया, ये हमारा हो गया प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, ये हो गया हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल्स। तो इसका मेन काम क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन जो है वाटर का, सोडियम का, यहाँ पे क्या बोलेगा कि बढ़ा दो, और जब ये रीएब्जॉर्प्शन दोबारा से बढ़ाएगा यहाँ पे, तो उसकी वजह से एडिमा कॉज होगा। नेक्स्ट क्या होगा कि प्रोटीन लीक आउट हो रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कंडीशन में, और इम्यूनोग्लोब्युलिन भी एक्सक्रिएट आउट हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि इन्फेक्शन, मतलब जो चाइल्ड है और भी ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाएगा इन्फेक्शन के लिए, मतलब वो एक फेवरेट होस्ट बन जाएगा इन्फेक्शंस के लिए। डिक्रीज्ड ऑनकोटिक प्रेशर लीड्स टू इंक्रीज्ड हेपेटिक लिपोप्रोटीन सिंथेसिस विच रिजल्ट्स इन हाइपरलिपिडीमिया, मतलब हाइपरलिपिडीमिया का कंडीशन एराइज हो जाता है, जैसा हमने पहले देखा था। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, वो हम देखते हैं। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेनली प्रोटीन ही एक्सक्रीट आउट हो रहा है। कैल्शियम भी एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो कैल्शियम और विटामिन डी का डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर में। और ये जो हैं, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो विटामिन मिनरल्स हमने देखा, प्रोटीन और कैल्शियम मेनली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो साथ में ग्रोथ रिटार्डेशन भी देखने को मिलेगा उस चाइल्ड में जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। रिकरेंट इन्फेक्शन, जो इम्यूनोग्लोब्युलिन था, जो इम्यूनिटी, एक तरीके से इम्यूनोग्लोब्युलिन का अमाउंट कम हुआ हमारे बॉडी में, तो हमारा इम्यूनिटी वीक हो गया। उससे क्या होगा कि बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसिस, जो क्लॉट फॉर्मेशन हम देख रहे थे, वो हो सकता है। कोएगुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब इसमें क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कोएगुलेटिंग फैक्टर भी हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है, उसका भी अमाउंट जो है वो कम हो जाता है। तो कोगुलेशन का मतलब क्या है कि क्लॉटिंग, क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है, तो उसका भी डिसऑर्डर हो सकता है। जनरलाइज्ड एडिमा, एडिमा देखने को मिल सकता है। प्लूरल एफ्यूजन हमने पहले डिस्कस किया था, एसाइटिस हो सकता है। आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे समराइज करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने देखा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, और फिर पैथोफिजियोलॉजी और कॉम्प्लिकेशन। 2 टॉपिक हमारे रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।